नमस्कार बच्चों। भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। यह विषय यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा जाने वाला एक महत्वपूर्ण विषय है। इस पर निबंधात्मक प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं और कारणों पर अलग अलग, जैसे कि इल्बर्ट बिल विवाद पर और राष्ट्रीय साहित्य पर अलग से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं 250 शब्दों की शब्द सीमा में। इसलिए आप इस विषय को अच्छे से पढ़ें, बहुत ही सरल और सुगम है। सबसे पहली बात तो जो ये राष्ट्रवाद की भावना है, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म है, इस ये कैसे हुआ, भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। मोटे मोटे तौर पर ये माना जाता है कि भारतीय राष्ट्रवाद कुछ सीमा तक अंग्रेज़ों की उपनिवेशवादी नीतियों का परिणाम था और कुछ सीमा तक उस नीति की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रवाद उभरा, है ना। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रीय जागरण अंग्रेजी औपनिवेशिक शासकों को नहीं भाया। शुरू शुरू में जब राष्ट्रवाद की भावना उभर रही थी, वो हमारे ब्रिटिश जो शासक थे उनको पसंद नहीं आई। पहले पहले तो अंग्रेजी विद्वान शासकों ने भारत में राष्ट्रीयता के अस्तित्व को मानने से ही इनकार कर दिया। वो कहते हैं 1883 में डॉक्टर श्री J.R. सीले, ठीक है, J.R. सीले एक बहुत बड़े विद्वान हैं, भारतीय राष्ट्रवाद पर काम करने वाले ब्रिटिश विद्वान हैं। वो कहते हैं कि भारत को वो भारत को केवल एक भौगोलिक इकाई की संज्ञा देते हैं। कहते हैं भारत एक भौगोलिक इकाई मात्र है, इसमें राष्ट्रीय एकता की कोई भावना नहीं है, ठीक है। तो ये ब्रिटिश प्रशासकों में से हैं, ब्रिटिश विद्वानों में से हैं जो भारत में राष्ट्रवाद की भावना को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। 1884 में जॉन स्ट्रेची, जो कि ICS सर्विस में थे, उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भाषण दिया और वहाँ पर उन्होंने कहा, भारत के विषय में सबसे पहली तथा प्रमुख आवश्यक जानने योग्य बात यह है कि भारत न एक है और न था। और अंत में यह भी भविष्यवाणी करते कि उन्होंने कि भारत कभी भी एक संयुक्त राष्ट्र नहीं होगा। तो जब शुरू में भारतीय राष्ट्रवाद उभर रहा है, तब ब्रिटिश प्रशासक ये मानने को ही तैयार नहीं है कि भारत एक संयुक्त राष्ट्र है और भारतीय लोग राष्ट्र के प्रति कोई भावना रखते हैं। 19वीं शताब्दी के अंतिम और 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक ने यह दिखला दिया कि राष्ट्रवाद उभर चुका था और शक्तिशाली बनता जा रहा था, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है, कांग्रेस के नेतृत्व में विभिन्न आंदोलन चल रहे हैं और राष्ट्रवाद की अन्य धाराएं भी प्रवाहित होने लगी हैं। तब अंग्रेज़ विद्वानों ने एक नया रुख अपना लिया। अभी तक तो कह रहे हैं कोई राष्ट्रवाद नहीं है इनके यहाँ, अब उन्होंने अपना एक नया दृष्टिकोण अपना लिया है। मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट के लेखकों ने भारत में अंग्रेजी राज्य को ही राष्ट्रीयता की भावना के उदय का श्रेय दिया। वो कहते हैं, अब वो मान रहे हैं राष्ट्रवाद उभर रहा है, लेकिन वो राष्ट्रवाद हमारी वजह से उभर रहा है, ऐसा कह रहे हैं। अंग्रेज प्रशासक कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी भावना जो है वो अंग्रेजी शासन की वजह से उभर रही है। मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट में लिखा गया, राजनीतिक भावना से प्रेरित भारतीय बौद्धिक रूप से हमारी ही संतान है। उन्होंने वे ही विचार अपनाए हैं जो हमने उनके सामने रखे और इसका श्रेय हमें ही मिलना चाहिए। भारत में आधुनिक बौद्धिक तथा नैतिक हलचल से हमारी भर्त्सना नहीं होती। भारत का राष्ट्रवाद जो उभरा है उससे अंग्रेज़ों की आलोचना नहीं होती, बल्कि यह हमारे कार्य के लिए एक श्रद्धांजलि है। अर्थात मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट कह रही है कि भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना उभर रही है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से उभर रही है। हमने ही भारतीयों को वे आधुनिक विचार दिए हैं जिनसे कि वे राष्ट्र को महत्व देना सीखें। इससे भी इम्पॉर्टेंट एक वाक्य है जिस पर कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में MCQ पूछ ले जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आर कूपलैंड ने और भी अधिक स्पष्ट शब्दों में लिखा, भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज्य की ही संतति थी।
मतलब भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश शासन की संतान था। लेकिन कुबलन जो है वो ये कहना भूल गए कि ये भारतीय राष्ट्रवाद एक अनैच्छिक संतति थी। मतलब माता पिता चाहते नहीं थे कि ये संतति हो, ऐसी संतान पैदा हो, और पैदा होने के बाद अंग्रेज़ों ने इसका गला घोटने के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने बहुत सारे मेजर्स अपनाए कि भारतीय राष्ट्रवाद पैदा होते ही समाप्त हो जाए। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद अंग्रेज़ों की अनैच्छिक संतति थी, जिसे उन्होंने जन्म के समय दूध पिलाने से ही इनकार कर दिया और उसका गला घोटने का प्रयास किया। यह कहना ठीक होगा कि भारतीय राष्ट्रवाद कुछ अंश में समूचे संसार में उभरते हुए राष्ट्रवाद और आत्मनिर्णय की भावना कि हम अपना डिसीजन खुद लेंगे, जो कि कहाँ से प्रारंभ हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति से, का ही भाग था। आंशिक रूप से भारतीय पुनर्जागरण, भारत में जो पुनर्जागरण आंदोलन शुरू हुआ था ना, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ये जो सारी घटनाएं घटी उसका भी परिणाम था। और आंशिक रूप से भारत में अंग्रेज़ों द्वारा प्रारंभ किए गए आधुनिकीकरण, जैसे कि रेलवे, न्यूज़पेपर्स का प्रारंभ, इन सब का परिणाम था। और आंशिक रूप से भारत में चल रही औपनिवेशिक नीतियों के प्रति तीव्र प्रक्रिया का परिणाम था। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रवाद के लिए अलग अलग चीज़ें उत्तरदायी थीं। पूरे विश्व में ही राष्ट्रवाद उभर रहा था फ्रांसीसी राज्य क्रांति के बाद। फिर भारत में पुनर्जागरण जो हुआ था, रेनेसां रेफॉर्मेशन जो हुए थे, उसने भी भारतीय राष्ट्रवाद को जोड़ दिया। फिर अंग्रेज़ों ने भारत के अपने ही हितों के लिए, औपनिवेशिक स्वार्थों के लिए, उन्होंने जो भारत का राष्ट्र आधुनिकीकरण किया, संचार के साधनों की व्यवस्था की, डाक तार और रेलवेज़, उनकी वजह से भी भारत में एकीकरण हुआ और भारत का राष्ट्रवाद उभरा। और आंशिक रूप से अंग्रेज़ों ने जो कठोर भेदभावपूर्ण औपनिवेशिक नीतियाँ अपनाई, उनकी वजह, उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में भी भारतीय राष्ट्रवाद उभरा। तो अब हम एक एक करके भारतीय राष्ट्रवाद के उभरने के कारणों पर चर्चा करेंगे। विषय लंबा होने के कारण इस टॉपिक को मैं 2 वीडियोज़ में कवर करूँगी। तो सबसे पहला जो कारण है वो है शोषणकारी आर्थिक नीति। मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं स्लाइड्स पे, हम इसको इलाबोरेट करेंगे। तो शोषणकारी आर्थिक नीति के तहत गांवों की आत्मनिर्भरता को समाप्त कर दिया गया। भूमि कर या लगान की राशि बहुत ज़्यादा रखी गई। इसके साथ ही साथ कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया। कृषि का वाणिज्यीकरण मतलब भाई अंग्रेज़ों के यहाँ चल रही थी औद्योगिक क्रांति, उनके उद्योगों को, जैसे कि वस्त्र उद्योग विशेष था, उनके उद्योगों को कच्चा माल चाहिए था। ये कच्चा माल कहाँ से आएगा? ये कच्चा माल भारत से आएगा। और पहले किसान अनाज पर ध्यान देते थे, अनाज ज़्यादा उगाया जाता था, लेकिन अब अंग्रेज़ी उद्योगों की मांग के अनुसार रुई और जूट जैसी कैश क्रॉप्स उगाने के लिए, नील जैसी कैश क्रॉप्स उगाने के लिए दबाव डाले जाने लगा, जिससे कि एक अकाल भी बढ़े। जंगल कानून अधिकार पारित कर चरागाहों और जंगल की भूमि के उपयोग करने के जो देशी लोगों के अधिकार थे वो छीन लिए गए। इसके अलावा ब्रिटेन के जो व्यापारी थे, उनके हित में भारतीय परंपरागत उद्योग धंधों का, भारतीय हस्तशिल्प का नाश हो गया। ब्रिटिश नीति के परिणाम स्वरूप सबसे पहले भारत का वस्त्र उद्योग नष्ट हुआ। ब्रिटेन ने अपने उद्योगों के लिए भारत को कच्चा माल पैदा करने वाले देश में बदल दिया और ब्रिटिश कारखानों में बनी वस्तुओं की खपत के लिए भारत को एक मंडी का रूप दे दिया गया। उसको भारत को एक मंडी के रूप में प्रयोग किया गया। भारतीय हस्तकार और शिल्पी बर्बाद होने लगे। क्योंकि मशीनों से बना हुआ माल सस्ता होता है, हाथ से बना हुआ माल समय भी लगता है उसको बनाने में, मेहनत भी लगती है और थोड़ा महंगा भी होता है। ऑब्वियस सी बात है कि जनता सस्ते माल को ही प्रेफर करेगी।
ब्रिटेन के पूंजीपतियों ने चाय बागान, कोयला खानों, रेलवे, बैंकों आदि में अपनी पूंजी लगाई। भाई भारत में रेलवे का जो विकास हुआ, रेलवे का जो विस्तार हुआ, वो किसने किया? ब्रिटिश कंपनियों ने ठेके लिए यहाँ पर रेलवे के विस्तार के लिए, तो उन्होंने यहाँ पूंजी लगाई। स्वदेशी उद्योगों के पतन से भारत की गरीबी में वृद्धि हुई। अगला जो कारण है राष्ट्रवाद के उदय का, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।